बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद रावलपिंडी और इक़्तिदार के आलमी ऐवानों से बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की सियासत से है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इक़्तिदार की राहदारियां जो हैं वो आबाद हैं और ड्राइंग रूम्स आबाद हैं, दोबारा से खुल चुके हैं, सर जोड़कर बैठे हैं। और जो ये सारी पॉलिटिक्स जो हो रही है वो इमरान खान प्लस और इमरान खान माइनस इसके इर्द गिर्द घूम रही है। सब कुछ हो रहा है, जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है, लेकिन काम नहीं बन रहा। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत, आइन, कानून के खिलाफ जो कुछ भी इकदामात उठाए गए थे वो इकदामात अब गले का फंदा बन चुके हैं और गले का फंदा बन के आ चुके हैं जनाब, बिल्कुल सर पे लटक रहे हैं। खतरात ही खतरात हैं। बहरहाल आपके साथ खबरें शेयर करते हैं, क्योंकि जाली रजीम जो है ये आखिरी सिस्कियां ले रही है। जाली रजीम, जाली निज़ाम ये आखिरी सिस्कियों पे है, ज़मीन बोस होने वाला है। और इसके मलबे के नीचे कौन कौन दबेगा, ये है असल सवाल। अब ये सवाल नहीं है कि ये निज़ाम नहीं जा रहा, नहीं, ये निज़ाम जा रहा है, ज़मीन बोस हो रहा है। अब मसला सिर्फ इतना है कि इसमें किस किस ने दबना है, किस किस ने दफन होना है, क्योंकि अब हर कोई अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने की कोशिश में है और कुट करना चाहता है। फेक न्यूज़ के अंबार हैं, सरकारी तर्जुमान हैं, सरकारी सच, सरकारी झूठ, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर खबर जो भी ये फेक न्यूज़ चलाते हैं, बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, 2 घंटे से अंदर अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर वो फना हो जाती है और पार्टियां आ जाती हैं, बड़ी पार्टियां आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जनाब खबरदार, अगर आपने अपने सियासत में हमें घसीटने की कोशिश की। बहरहाल कुछ चीज़ें जी, क्योंकि अमेरिका से हमारे जो सफ़ीर हैं उनको भी बुलाया गया इस्लामाबाद। उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत मुलाकातें की हैं, मिलिट्री लीडरशिप है जन आसिम मुनीर साहब से हिदायत ली हैं और उन्होंने वापस जाना है। रिजवान सईद शेख साहब ने वापस जाके उनको क्या टास्क दिया गया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब की हिमायत उस तरीके से खुलकर ना की जाए कि हमें एम्बेरसमेंट हो और हमारे पास बार्गेन करने के लिए हमारे पास कुछ भी ना बचे। फेस सेविंग मांगी जा रही है, फेस सेविंग, कि हमें फेस सेविंग दे दें, कोई पतली गली से निकलने का रास्ता दे दें और ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारी इज्जत रह सके। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। बहरहाल सूरत हाल ये है कि क्योंकि अमेरिका के हुक्म के बरखिलाफ हम कहीं जा नहीं सकते। मैं कुछ खबरें आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मामला कहां तक पहुंचे हुए हैं। नंबर 1 पहली खबर है कि पाकिस्तान जो है वो टॉप वर्ल्ड कंट्रीज में आ गया, यानी कि नंबर 1 कंट्री में आ गया, दुनिया में पहला मुल्क बन गया है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किया गया और जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और इंटरनेट बंद करने से 1.62 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को, 1.62 अरब डॉलर। तो ये, और इंटरनेट क्यों बंद किया? और पाकिस्तान जो है वो म्यांमार और सूडान से भी आगे है। और म्यांमार और सूडान जो है, उन्होंने कहा कि वहां पे तो इसलिए था कि सूडान में और म्यांमार में तो वहां पे जंग छिड़ी हुई थी, खाना जंगी का शिकार था ये मुल्क। लेकिन पाकिस्तान में क्यों बंद किया गया और पाकिस्तान टॉप पे क्यों आ, वो एक रिपोर्ट मुफस्सल है पाकिस्तान के लिए। और ये टॉप 10 VPN.com ट्रैक्ड 18 इंस्टेंट्स ऑफ डेलिबरेट इंटरनेट शटडाउन फॉर 3 मेजर रीजंस, यानी कि पाकिस्तान में 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेट बंद किया गया। नंबर 1 इलेक्शन फरवरी 2024 के, इंफॉर्मेशन को रोकना, मालूमात और इत्तलात को कंट्रोल करना। और तीसरी वजह क्या थी? तीसरी वजह था एहतजाज, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए या बलूचिस्तान में एहतजाज हुए। जब जब एहतजाज हुआ, जमहूरी हक इस्तेमाल किया, तब तक इंटरनेट बंद किया गया और मजमूई तौर पर 1.62 अरब डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा और हमारा भट्ठा बैठ गया। और इसके अलावा फायरवॉल का खर्चा इसके अलावा है, ये तो नुकसान है जो 1.62 अरब डॉलर हुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी, बताया कि ट्विटर पे जो है, ट्विटर बंद किया गया और उसमें
1.34 अरब डॉलर का 1.34 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और इसी तरीके से 9,735 घंटे जो है वो डिस्टर्ब किया गया, जिसमें 82.9 मिलियन जो यूजर हैं वो उनको उन पे असर हुआ और वो उनको नुकसान पहुंचा, मुतासर हुए वो। इसके साथ साथ जी जो अगला है वो है 11.8 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो बलूचिस्तान में एहतजाज हुआ और उस मौके पे आपने इंटरनेट को बंद किया गया। ये सारी की सारी सूरत हाल है इंटरनेट की, और इसमें कुछ अर्सा तक तो ये मानते ही नहीं थे। अब इंटरनेट में आपको बता दूं कि बैठे कौन है, वो पीटीए के चेयरमैन जो हैं वो मेजर जनरल साहब हैं, और वजारत दाखिला नकवी सरकार है। नकवी सरकार कौन है आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। उनका ताल्लुक पिंडी से है, अजीजदारी है। और जब ये मामला पार्लियामेंट हाउस में पहुंचा, पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा सा ख्याल आया कि वो भी जरा थोड़ा सा इस पे एहतजाज करें, अपना कोई थोड़ा सा फेस सेविंग ले लें और कुछ अपने जाहिर करें जी हम भी हैं। तो तब जाके कायमा कमेटी के सामने जब मामला खुले तो पता चला, और वहां पे सारा मलबा जो है वो डाल दिया गया जनाबे मोहसिन नकवी साहब पे और नकवी सरकार पे डाल दिया। उन्होंने कहा ये तो वजारत दाखिला से जो हुक्म आता है हम उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल साहब जो हैं उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा जी कि मेरा काम नहीं, ये तो वजारत दाखिला का काम है। तो ये सारा कुछ हो गया। और उसके बाद मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया, और उनको इस्तेमाल किया गया वर्बली, और उन्हें कहा गया कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड स्लो करें। मकसद ये था कि जो इंफॉर्मेशन को रोका जा सके, ताकि आप वीडियो ना शेयर कर सकें, वॉइस मैसेज शेयर ना कर सकें, व्हाट्सएप के को यूज़ ना कर सकें, ट्विटर को यूज़ ना कर सकें। ये सब कुछ किया गया और उसका नतीजा ये निकल आया। और ये सारे के सारे पॉलिटिकल मोटिव्स थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन रोकनी है मुखालिफिन के लिए, आपने बहाना बनाया और इलेक्शन का के मौके पर रोका सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आपने चोरी करना था। तो ये सारे का सारा हो गया जी। उसके बाद 5 अरब डॉलर जो है आईटी एक्सपोर्ट का हदफ था, लेकिन 38 बिलियन 38 अरब रुपया जो है वो फायरवॉल पे लगा दिया गया, और उस फायरवॉल का भी कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि मैं तो कहूंगा कि फायरवॉल जो लगाई गई है 38 अरब रुपया बताया जा रहा है, ये पूछा जाए कि जनाब ये टोटल कितने और ये पैसे कहां से आए, किस मद से निकाल के आपने ये फायरवॉल पे झोंके हैं, और ये वाकईतन 38 अरब रुपया खर्च हुआ है या फिर 10-12 अरब रुपया खर्च करके 20-22 अरब रुपया जेब में डाल लिया गया है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम जो है वो नहीं होता कि जिसमें आपको पैसा जो है वो है किक बैक से ना हो तो कोई प्रोजेक्ट मजा ही नहीं आता जी, वो कहते हैं। उसके बाद है जी अगली खबर, वो है कि खुद शहबाज शरीफ साहब ने जो बरामदात का हदफ है वो रखा था 3 साल में 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना था, लेकिन अब उसको रिवाइज कर दिया गया है, और रिवाइज करके वही हदफ 60 अरब डॉलर का वो 5 साल तक लेके गए हैं। अब ये 2029 तक ये जो है 60 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे, और जुलाई 2024 में ये हदफ रखा गया था 3 साल, ये 3 साल में हम 60 अरब डॉलर तक बरामदात लेके जाएंगे एक्सपोर्ट। और अब ये सूरत हाल ये है कि उसमें 2 साल का इजाफा कर दिया गया। मतलब बड़ा क्लियर है, ये इसलिए किया गया है कि ये अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन सुकड़ रही है, नीचे जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, और हमारे कारखानादार, हमारे जो हैं फैक्ट्री ओनर्स, वो सारे के सारे सरमाया लेके बाहर जा रहे हैं, बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, अपना सरमाया यूरोप तक लेके जा रहे हैं, यूएई मिडल ईस्ट से भी अब आगे की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद 2-3 ऐसे बिजनेसमैन जो हैं पाकिस्तान के, और उनका बैकग्राउंड क्या है, फौजी बैकग्राउंड है, और वो कहते हैं कि हम भी अपने आप को अब गैर महफूज तस्वुर करते हैं, वो आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जी ये तो है, आपको मैंने बताया कि ये हमारी सिचुएशन है। उसके बाद इंटरनेट में बंद करने में दुनिया में नंबर 1 आपको बता दिया, और ये सारा काम करने के बाद हुआ क्या है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, डिजिटल इनकम का बेड़ा गर्क हो गया, और ये सारा कुछ, और उसके साथ साथ खास तौर पे जो ऑनलाइन बिजनेस था उसका बेड़ा गर्क हुआ, और नुकसान आपको मैंने बता दिया। अब 1 अरब
$1 अरब लेने के लिए हम IMF के सजदे, IMF पे जाके दर पे सजदे करते हैं और बिल्कुल उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के, तो हम खुद इतना नुकसान कर चुके हैं। तो ये जो रोजाना SIFC और ये सारा कुछ बताया जाता है, अब ये किसने किया है? असल मसला ये है। ये असल मसला जो है वो क्यों पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कहती है, वो कहती है जी हमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो वहां से जो हुक्म आता है हम कर देते हैं। तो ये सारे का सारा अल्टीमेटली जो चार्जशीट किया जा रहा है, ये जनरल साहब को किया जा रहा है और जनरल साहब के खाते में सारी चीजें अल्टीमेटली उन्होंने डाल देनी है। और पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कहना है जी कि वो जावेद लतीफ साहब और सारे कहते हैं अभी भी कि हम तो जबरदस्ती आए हैं। तो बहरहाल ये है, अब इस पे जनरल आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि वो कब तक ये सारी चीजें आगे लेके चल सकते हैं। तो उसके बाद अगली खबर जी, वो अब आते हैं, क्योंकि सारे का सारा काम क्या किया है, ये इन्होंने किया है जी इमरान खान को कैसे हमने क्रश करना है, PTI को कैसे डिमोलिश करना है। अब लोकल खबर मैंने आपको बताया, लोकल पेपर्स नहीं देते, इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं वो खबरें दे रहे हैं। और इसमें मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स की खबर पड़ी है, उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब को 3 साल के लिए कहा गया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 3 साल बाद वापस आएं और उसके बाद हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पेशकश को बसद शुक्रिया नहीं बल्कि बसद एहतजाज और बसद गुस्सा वापस कर दिया है और उन्होंने नहीं माना। इमरान खान साहब जेल से रिहा होने के लिए भी तैयार नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जो बाहर आऊंगा, पहले मेरे कारकुनान और रहनुमाओं को रिहा किया जाए जिनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अंदर रखा हुआ है और उनकी तादाद सैकड़ों नहीं हजारों है। उसके बाद ये अगली खबर जो है, जो इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सफीर अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख साहब को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि जी आप बताएं वहां से कुछ वो संदेशे लेके आए, कुछ पल्स लेके आए, आके उन्होंने बताया कि हालात जो हैं वो काफी खराब हो चुके हैं और अब वो सहूलत हमें मुयस्सर नहीं होगी आप लोगों को जो कि बाइडन इंतजामिया के जमाने में होती थी। प्रेसिडेंट बाइडन की जो सोच थी उसमें जो हमें सहूलत मिली हुई थी वो सहूलतें सारी की सारी खत्म हो गई हैं और 20 जनवरी को अमेरिका वाशिंगटन में पाकिस्तान की दुनिया तब्दील हो जाएगी। लिहाजा इसको सीरियस लेना चाहिए और रिचर्ड ग्रेनल हों या बाकी जो उनके लोग हैं, वो कांग्रेसमैन हों, वो सारे के सारे जो कह रहे हैं आपको सोशल मीडिया के जरिए इनफॉर्मल वे में, वही पॉलिसी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की। इसलिए जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा और किसी किस्म की कोई बयानबाजी मत करें, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, ये अमेरिका है। और ये ना हो कि आप सोशल मीडिया पे प्रॉक्सीज के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे एंकर्स के जरिए और दानिश्वरों के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अगर आपने इनको रुस्वा करने की कोशिश की, उनका मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की, तो ये आपको कई गुना ज्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और सूद समेत वापस करना पड़ेगा। रिजवान सईद शेख साहब को अब जी वापस भेजा जा रहा है अमेरिका कि जनाब आप जाएं और जाके बताएं जी हमारी तरफ से कि हम हाजिर हैं और बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दें और इतनी कोशिश करें जाके कि हमें टाइम ले दें, टाइम गेन करना चाह रहे हैं ताकि हम आराम से कोई इमरान खान साहब से कोई बेहतर निगोशिएट कर सकें, ताकि हम अंडर प्रेशर आके ये मुज़ाकरात ना करें। लेकिन आपको पता है जी अमेरिका सरकार है और वो बहुत तगड़ी सरकार है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये हम खुद अप्रैल 2022 में ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ये एक चिट्ठी आई और चिट्ठी को ऐसे सीने से लगाया गया जैसे कोई खुदा न खास्ता इल्हामी कोई पैगाम आ गया है, तो उसको इल्हामी पैगाम का दर्जा दिया गया था, नौजुबिल्ला, और फिर अमल दरामद किया गया। और उसमें फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त की वो भी मजबूर और वो भी उसमें ऑन बोर्ड, और इलेक्शन कमीशन तो था ही था। तो ये सब कुछ हुआ। इसलिए जी दूसरी जानिब सऊदी अरब, जो एक और खबर है बड़ी, सऊदी अरब को रगेदा गया मुनीब फारूक साहब के जरिए और दूसरे थे हमारे अब्दुल्ला गुल, उन दोनों के जरिए एक फेक न्यूज फैलाई गई। तो सऊदी अरब
کہ پاکستان میں جو ترجمان ہیں وہ ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب. آپ کو معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ براہ راست MBS سے ہدایات لیتے ہیں, اور جو باتیں جو سفارتی ذریعے سے نہ کہنی ہوں تو مولانا طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں. تو طاہر اشرفی صاحب کا بیان جس میں یہ کہا گیا تھا منیب فاروق صاحب نے, اور کلیم کیا تھا عبداللہ گل نے کہ جناب یہ تو میسج جا چکا ہے سعودی عرب کی طرف سے, اور سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان جو کہ بھائی ہیں محمد بن سلمان کے MBS کے, انہوں نے پیغام دے دیا ہے اور وہ بات ہو گئی ہے, ہماری بات چیت ہو گئی ہے, گل ہو گئی ہے, بالکل فکر نہ کرو اور موجاں کرو. یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی, لیکن مولانا طاہر اشرفی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا جی, اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ سخت ناراض ہے اس بات پہ, اور انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا جی سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے, پاکستان کی داخلی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب کی قیادت پاکستان کی عوام اور وطن کو محبوب رکھتی ہے. ہمیں اپنے داخلی معاملات میں اس کو ملوث کرنے کی افواہ سازی نہیں کرنی چاہیے. یعنی ان ساری خبروں کو انہوں نے فیک قرار دے دیا جو کہ چلائی جا رہی تھیں. اور طاہر اشرفی صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں MBS کے ساتھ براہ راست ہیں, ان کا تعلق ہے, اور وہ جن عاصم منیب صاحب کو بھی لے جا چکے ہیں وہاں پر, اور شہباز شریف صاحب کو بھی لے جا چکے ہیں. عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی وہ تھے جی ان کے معاون خصوصی. یہ سب کچھ تو اب آ گیا ہے یہ بات, تو میرا خیال ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی. جبکہ دوسری جانب تقریباً جی جو رہائی کا پروانے جاری ہو چکے ہیں, 300 سے زیادہ لوگوں کے پروانے جو ہیں رہائی کے وہ جاری کر دیے گئے ہیں, اور کارکنان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی رہائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی, باقی خبر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.